नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेज। इसे हम मार्केट का नियम भी कहते हैं। जेबी से ने, जिनका पूरा नाम जॉन बैप्टिस्ट से है, ये एक फ्रांस के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में अपनी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिया था। सेज का जो नियम है वो केवल एक सेंटेंस के रूप में उन्होंने बताया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। इस सिद्धांत में उन्होंने केवल सप्लाई के ऊपर फोकस थे। उन्होंने ये कहा कि उत्पादन बढ़ाते जाओ, अपने आप उसकी मांग सृजित होती जाएगी। अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए बाजार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। यदि हम सेज लॉ की बात करें तो यह क्लासिकल जो थ्योरी है उसके सेंटर पिलर का काम करता है। जेबी से बिलीव्ड दैट एवरी प्रोड्यूसर हु ब्रिंग्स गुड्स to the market does so only to exchange them for other goods। इसका मतलब है कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो वह उसके प्रोडक्शन करने के लिए नहीं करता, बल्कि किसी दूसरी गुड्स से एक्सचेंज करने के लिए अपनी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। इन अदर वर्ड्स, whatever is produced is automatically consumed and thus there cannot be any general overproduction or general unemployment in the economy। उनका ये मानना था कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा कंज्यूम हो जाएगा और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इससे जो ओवर प्रोडक्शन है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं पाया जाएगा। आगे हम इसके बारे में और स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि से लॉ ऑफ मार्केट मेंटेन्स दैट कि क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। यानी ये कहते हैं कि जितनी भी टोटल मार्केट में डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहती है। ये उनका स्टेटमेंट था और उनका ये मानना था कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उतनी सप्लाई हो रही है और उतनी ही डिमांड सृजित हो रही है। एवरी एडिशनल सप्लाई क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एडिशनल डिमांड। कि जितनी भी एडिशनल सप्लाई यदि क्रिएट्स हो रही है तो उसके इक्वल अमाउंट के बराबर एडिशनल डिमांड भी सृजित हो रही है। यानी जितनी मार्केट में सप्लाई है उतनी टोटल डिमांड हो रही है। यदि हम सप्लाई को बढ़ा दें तो डिमांड भी ऑटोमेटिक उसके बराबर बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, देयर कैन बी नो जनरल ओवर प्रोडक्शन और जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि ओवर प्रोडक्शन भी नहीं है और जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, यानी ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हो रहा है, अति उत्पादन नहीं हो रहा है और बेरोजगारी भी नहीं है। इन सेज ओवन वर्ड्स, it is production which creates market for goods। A product is no sooner created than it from that instant afford a market for other products to the full extent of its own value। Nothing is more favorable to the demand of one product than the supply of other। इसका मतलब है कि से ने अपने शब्दों में ये कहा कि कोई भी जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, पर अदर गुड्स को परचेज करने के लिए यदि किया जा रहा है तो फिर उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। इट इज़ ए क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी दैट से दैट द इनकम जनरेटेड बाय पास्ट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स इज द सोर्स ऑफ स्पेंडिंग दैट क्रिएट्स डिमांड टू परचेज करंट प्रोडक्शन। यानी जो करंट प्रोडक्शन को ये परचेज करने के लिए जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए उस गुड्स को सेल करने के लिए
हम दूसरी गुड्स के रूप में, परचेज के रूप में उसे दिखाते हैं। यहाँ पर जब इसे बताना चाहते हैं कि जो पास्ट प्रोडक्शन हो चुका है और उसको सेल करने पर जो इनकम मिली है, उसको हम जो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको परचेज करने में लगा देते हैं। इसलिए जो नया प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी डिमांड अपने आप जनरेट हो जाती है। सेल लॉ प्रोवाइड्स ए सिग्निफिकेंट इंसाइट इनटू the functioning of the free exchange economy. It shows how employment of factor of production pays in its own way. तो सेज कहते हैं कि जो फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी है उसमें यह अपने आप काम करता है। यह दिखाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर है जो अपने आप एक रास्ता बना लेते हैं जिससे जो सप्लाई हो रही है उसके बराबर ऑटोमेटिक डिमांड जनरेट हो जाती है। When a factor production is employed, it results in the production of commodities on the one hand and generate income on the other. The income received is spent in the market on the purchase of goods. इसमें ये बताने का प्रयास है कि जैसे ही एक लेबर यदि एम्प्लॉयड होता है तो उसे एक तरफ इनकम के रूप में उसकी खरीदने की क्षमता होती है तथा दूसरी तरफ उसके द्वारा जो किया गया प्रोडक्शन है वह भी जनरेट होता है। तो इस प्रकार से जो इनकम उसे मिलती है वो स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को परचेज करने के लिए क्रय शक्ति भी होती है तथा अन्य वस्तुओं के ऊपर खर्च करने की क्रय शक्ति के रूप में भी होती है। मान लीजिए कि यदि लेबर को 500 रुपीज़ यदि मिल रहे हैं और वह जो गुड्स जनरेट कर रहा है उसमें से 200 रुपये वैल्यू की वह डिमांड सृजित कर रहा है तथा अदर गुड्स की 200 रुपीज़ डिमांड सृजित कर रहा है और अदर गुड्स की यदि वो 100 रुपये के बराबर डिमांड यदि सृजित कर रहा है तो इस प्रकार से वह 200 स्वयं अपनी वस्तु को परचेज कर रहा है। अदर गुड्स की जो क्रय शक्ति है वह 200 के रूप में और थर्ड गुड की जो क्रय शक्ति है वो 100 के रूप में वह डिमांड करता है। इस प्रकार से जो जेबी से है वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब किसी एक लेबर को इनकम प्राप्त होती है तो उसका कुछ पार्ट स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने में लगा देता है तथा कुछ पार्ट अन्य वस्तुओं को परचेज करने में लगा देता है। तो इस प्रकार से जब वह अन्य वस्तुओं की परचेज करता है तो दूसरी वस्तुओं की डिमांड सृजित हो जाती है। जब दूसरी वस्तुओं की डिमांड सृजित होती है तो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट और लगाया जाता है। जब वहाँ पर लेबर को एम्प्लॉयमेंट के रूप में लगाया जाता है तो उसको भी इनकम अर्न होती है और वह भी डिफरेंट टाइप्स की गुड्स को परचेज करने में अपनी इनकम को खर्च करता है। इस प्रकार से उसके द्वारा भी नए डिमांड का सृजन होता है जो वह पहले व्यक्ति के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को परचेज करता है तथा अनदर गुड्स को भी परचेज करता है। इस प्रकार से मार्केट में अलग अलग वस्तुओं की डिमांड सृजित होती है और टोटल जो डिमांड है फिर एक साथ मिलकर के टोटल सप्लाई के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से जेबी से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी टोटल जो पूर्ति हो रही है उसकी मांग अपने आप पैदा हो रही है या अपने आप सृजित हो रही है। तो इसलिए उन्होंने नियम बताया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। आइए अब हम लॉ ऑफ से के एजम्पशंस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो एजम्पशंस है, देयर इज फ्री इकोनॉमी वेयर परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स बोथ इन द कमोडिटी मार्केट एंड इन द फैक्टर मार्केट। यानी सबसे पहली जो एजम्पशंस है, यदि लॉ ऑफ से हमें देखना है कि यह वास्तव में पाया जाता है या नहीं पाया जाता अर्थव्यवस्था में, तो सबसे पहली एजम्पशंस कि मार्केट में बोथ मार्केट यानी फैक्टर मार्केट और कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम कमोडिटी मार्केट करते हैं और जहाँ फैक्टर का बाई और सेल किया जाता है वहाँ हम फैक्टर मार्केट कहते हैं।
दोनों ही मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होना जरूरी है, तभी यह नियम पाया जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड इट्स प्राइस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स स्कोप फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एन इंक्रीज इन कैपिटल। ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें लेन देन में कोई भी बाधा का काम नहीं करता, या हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं पाया जाता है, वहाँ पर जो प्राइस मैकेनिज्म है, यानी कीमत का जो निर्धारण है, अपने आप ही पॉपुलेशन के बढ़ने पर इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैपिटल में भी इंक्रीज आएगा और मार्केट में भी अपने आप इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम एलोकेशन यानी संतुलन के रूप में वितरण हो चुका होता है। यानी जितने भी साधन हैं उन साधनों का बंटवारा ऑप्टिमम लेवल पे होता है। फोर्थ पॉइंट है, कमोडिटी प्राइस एंड फैक्टर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड आर इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम। कि कमोडिटी प्राइस एंड फैक्टर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में जितने भी डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो कमोडिटी की प्राइस है वो डिटर्मिनेशन होती है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ रखा है कि जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पर एक दूसरे को कट करता है वहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है और ऑप्टिमम जो क्वांटिटी है उसका सेल होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे के जहाँ पर बराबर होते हैं वहीं पर प्राइस, कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। इसके अलावा यदि हम इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो वहाँ प्राइस एक्सेप्टेबल होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जब आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हो तो परफेक्ट कंपटीशन में कमोडिटी की जो प्राइस है एक फर्म के लिए वह दी हुई होती है, जो एक इंडस्ट्री लेवल पे डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिनेशन होती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि इंडस्ट्री में जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो रही है वह डिमांड और सप्लाई के द्वारा हो रही है और फर्म उसे एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रकार से प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस आर एसेंशियल फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम इसके लॉ ऑफ से के एक्सटेंशन पार्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पीगू ने ये बताया कि वेज, इंटरेस्ट रेट और प्राइस, जो कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें चेंज आने पर ऑटोमेटिक रूप से इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। तो यदि मान लो कि जितनी डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं हो रही है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या लेस प्रोडक्शन हो रहा है तो उस समय इन तीनों वेरिएबल्स में परिवर्तन आने पर ऑटोमेटिक रूप से इकोनॉमी में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से वेज, इंटरेस्ट रेट और प्राइस में चेंज आने पर अर्थव्यवस्था अपने आप संतुलन में आ जाती है। आगे हम देखें तो एजम्पशंस सिट्स देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। यानी सरकार अर्थव्यवस्था में जो मार्केट में कीमत का जो निर्धारण होता है उसमें गवर्नमेंट कुछ का रोल कुछ भी नहीं होता है। द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज नॉट लिमिटेड, कि मार्केट की जो लिमिटेशन है वो कुछ भी नहीं है। यानी कि मार्केट कितना भी विस्तृत हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। मनी इज व्हील, इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन्स ओनली, कि जो मनी है, जो मुद्रा है, जो पैसा हम लेन देन के रूप में काम में ले रहे हैं वह केवल एक्सचेंज के रूप में काम में आ रहा है, अदर वर्क नहीं होता है। जब आप मनी डिमांड के बारे में अध्ययन करते हो तो वहाँ पर आपको पता होता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और कीन्सियन इकोनॉमिस्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं कि उन्होंने डिमांड फॉर मनी
के बारे में जो बताया है उनमें कुछ सिद्धांत उन्होंने जो बताए हैं उसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट केवल मनी को एक्सचेंज के रूप में, वर्क के रूप में लेते हैं, यानी मनी का जो काम होता है वह केवल विनिमय के रूप में काम में आती है, अदर वर्क के रूप में कोई भी काम नहीं आती है। तो इस प्रकार से यह एजम्पशंस भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कंटिन्यूस विदाउट एनी लीकेज, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है उसमें कोई भी लीकेज नहीं पाया जाता है, यानी जितना भी मनी मार्केट में अवेलेबल है तो उसका जो परचेज करने में और सोल्ड करने में और इनकम प्राप्त करने में जो रोल है वह उसमें कोई भी लीकेज नहीं पाया जाता है। आपने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हो तो वहाँ पर जो परिवार है और जिसको हम हाउस होल्ड कहते हैं तथा फर्म, इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो जो मनी है, यदि ये हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर देते हैं तो उस फैक्टर के बदले में फर्म उनको पेमेंट पे करती है। यदि हाउस होल्ड फर्म से गुड्स लेता है तो उसके बदले में उसको पेमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही हाउस होल्ड और फर्म में ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं पाया जाता है। यहाँ से हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर देगा और इसके बदले में पेमेंट हाउस होल्ड को मिलता है, और हाउस होल्ड जो फैक्टर से फर्म से क्या ले रहा है, गुड्स ले रहा है एंड सर्विस ले रहा है, और उसके बदले में क्या मिल रही है, उसको पेमेंट देना पड़ता है। इस प्रकार से जो फ्लो है वो निरंतर चलता रहता है, उसमें कोई भी लीकेज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो द इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी इज प्रिसीव्ड फ्रॉम द लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इनका मानना था कि यह शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम प्रोसेस पाया जाता है। यदि शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है और लेस प्रोडक्शन भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनमें कुछ मार्केट मैकेनिज्म ऑटोमेटिक रूप से काम करता है, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि वेज और इंटरेस्ट रेट और इसके साथ में प्राइस तीनों इक्विलिब्रियम स्थापित करने में अहम रोल अदा करते हैं। अब हम आगे पढ़ें तो सेज लॉ अप्लाइज बोथ इन ए बार्टर सिस्टम एंड वेल एज इन ए मनी इकनॉमी। तो यह बार्टर जो इकनॉमी है और मनी इकनॉमी है, दोनों में ही इसका एप्लीकेशन होता है। तो आगे हम देखें तो इसमें से लॉ इन ए बार्टर इकनॉमी, आइए हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि बार्टर सिस्टम में सेज लॉ कैसे पाया जाता है। तो इन ए बार्टर इकनॉमी से लॉ विच state that economy creates its own demand is simple truth. It is merely a tautology. In such an economy, goods are produced either for self-consumption or for direct exchange to get some other goods. यानी बार्टर इकोनॉमी में सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जो प्रोडक्शन कर रहा है वह सभी जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है वह स्वयं कंजप्शन नहीं कर सकता, वह अनदर गुड्स को कंजप्शन करने के लिए अपनी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार से जब एक गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ में दूसरी गुड्स की डिमांड भी सृजित हो जाती है। तो इस प्रकार से जितना भी सेल है वो सारा का सारा कंजप्शन में चेंज हो जाता है। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एवरी सेलर इज एसेंशियल ए बायर, कि एवरी जो सेलर है वो एसेंशियल ए बायर, यानी बायर के रूप में उसे खरीदना होता है। Whenever a person produce a good greater than his personal requirement, the surplus production is brought to the market to get some other goods in exchange. Similar is the case with other producers. Thus, in a barter economy, products exchange against products and supply creates its own demand. Next point, again in a barter economy, every person is self-employed
and there is no involuntary unemployment. The production is one small scale. The producer himself acts both as a saver and an investor. Whatever he saves in end for the expansion of his own business, thus saving is investment and not a distinct and separate process. सेठ ने ये बताया कि लोग बाग इसलिए काम करते हैं कि वह बदले में आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर सकें। समाज में श्रम विभाजन व विनिमय की प्रणाली पाई जाती है। लोग अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उसे अपनी अतिरिक्त वस्तुओं के बदले में दूसरे उत्पादकों की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जैसा कि अपने बात की थी पहले कि जो प्रोड्यूसर है या जो वस्तु का उत्पादन हम करते हैं तो सभी इकाइयों का कंजप्शन हम नहीं करते हैं। कुछ वस्तु के रूप में हम उसे बचाते हैं और अनदर गुड्स को परचेज करने में या उनसे विनिमय करने के लिए हम उस बची हुई वस्तु को काम में लेते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के उत्पादन से तुरंत किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों की वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है और यह मांग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य के बराबर होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अतिरिक्त उत्पादन या उसके द्वारा की जाने वाली वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं के लिए उसकी मांग बन जाती है। इस प्रकार समाज में या सोसाइटी में पूरे रूप से या परफेक्ट तरीके से टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर हो जाती है। सेके नियम के अनुसार यदि उत्पत्ति बढ़ती है तो उसी के अनुरूप आमदनी व व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आमदनी भी ज़्यादा मिल रही है और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहा है, जिससे आमदनी या जो इनकम है वो सदैव फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे बनी रहती है। यदि कभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता या हम ये कहें कि कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यदि विद्यमान है तो अतिरिक्त उत्पादन है वो होने लग जाता है, जिससे पुनः रोजगार की अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो बार्टर सिस्टम है उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब वस्तुओं का आदान प्रदान करता है तो एक वस्तु की जो सप्लाई है वो दूसरे की डिमांड बन जाती है और दूसरी वस्तु की जो सप्लाई है वो तीसरी वस्तु की डिमांड बन जाती है। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है और अर्थव्यवस्था में जो जितनी भी सप्लाई हो रही है वो टोटल डिमांड के बराबर हो जाती है। सेज लॉ, यदि हम मनी इकोनॉमी में बात करें कि इस मनी इकोनॉमी में सेज लॉ कैसे काम करता है, तो अभी जैसे हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की जिसमें हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे को मनी के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वैसे ही जो सेल लॉ है वो मनी इकोनॉमी में भी पाया जाता है। सेज लॉ तो framed in terms of barter economy also holds in a money economy, where money is used as a medium of exchange. In a money economy, products are sold in the market and money is collected in exchange for them. This money is further spent to purchase some other products. Money acts merely as a convenient medium of exchange, making the transaction more easy and quick. In other words, money is a value or is natural. Money economy basically behaves in the same way as barter economy because money does not play any active role to influence the real sector of the economy. जैसा कि यदि हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में जब एक प्रोड्यूसर फर्म उत्पादन करता है और एक हाउस होल्ड जब वर्क करता है तो यहाँ से हाउस होल्ड वर्क करता है तो अपने फैक्टर देता है फर्म को और फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वह इसको गुड्स एंड सर्विस के रूप में जो पेमेंट है वो पेमेंट करता है। यदि यह मनी नहीं है और बार्टर सिस्टम में आपको पता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर यदि हमें एक वस्तु परचेज करनी है तो उसके बदले में हमें दूसरी वस्तु देनी जरूरी होती है। तो इस प्रकार से जब दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो गुड्स के रूप में हो रहा है, मनी के रूप में नहीं हो रहा है। पर यदि मनी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर यदि फर्म हाउस होल्ड से यदि फैक्टर ले रही है तो इसके बदले में फर्म
हाउस होल्ड को पेमेंट दे रही है। यदि हाउस होल्ड फर्म से गुड्स एंड सर्विस ले रहा है तो इसके बदले में वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विस पर, वह हाउस होल्ड से फर्म की ओर फ्लो होता है। तो इस प्रकार से मनी केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करती है, मनी केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। इसके अलावा और इसके जो वर्क है स्टोरेज के रूप में यह काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है या लॉ से जो है वो यही कहता है कि मनी केवल मीडियम के रूप में काम करके केवल लेन देन के रूप में सहायता प्रदान करता है और बाकी कुछ इसका अदर वर्क नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो लॉ से सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ये बार्टर सिस्टम और मनी जो इकोनॉमी है दोनों में ही पाई जाती है। आगे हम देखें तो द वैलिडिटी ऑफ सेज लॉ इन ए मनी इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशंस, कि जो लॉ से है वो टू कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि पहले द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्रिएट्स एन एग्रीगेट एन अमाउंट ऑफ मनी इनकम इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी भी जो मनी है अमाउंट ऑफ मनी इनकम इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो उत्पादन हो रहा है और उत्पादन को जब मार्केट में जब हम सेल करते हैं तो जो एग्रीगेट इनकम प्राप्त होती है वह जो गुड्स को बनाने के लिए जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसको जो पेमेंट दे रहे हैं तो उसके एग्रीगेट कॉस्ट के बराबर होती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो एग्रीगेट इनकम के बराबर हो जाती है। तो यह पहली जो कंडीशन है वो पाई जाती है। जब सेकंड कंडीशन की बात करें तो द whole of aggregate income received is spent to purchase goods and service, तो यहाँ पर जो aggregate income है वह aggregate expenditure के रूप में हो रही है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर हम काम में ले रहे हैं और उनको जो पेमेंट दे रहे हैं वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। तो जितना भी जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो एग्रीगेट इनकम के बराबर होगा और एग्रीगेट जो इनकम है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। तो तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएगी, एग्रीगेट कॉस्ट बराबर एग्रीगेट इनकम और इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि जितना भी हम मार्केट में जो उत्पादन कर रहे हैं उसके द्वारा प्राप्त होने वाली आय, उस वस्तु को बनाने में जो लगी हुई कॉस्ट और उस वस्तु को जब कोई परचेज करता है तो उसमें होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसकी जो वैलिडिटी है सेज लॉ की वह मनी इकोनॉमी में दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आगे हम देखें तो इसमें द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ सेज लॉ आर एज फॉलो, कि सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट इक्वल टू डिमांड ऑफ गुड्स, डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यदि हम इस क्रिटिसाइज करें सेज लॉ को तो यहाँ पर सबसे पहले ये पाया जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट इक्वल टू डिमांड ऑफ गुड्स, यानी डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यदि एग्रीगेट डिमांड नॉट इक्वल टू गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स तब हमें डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो इसके द्वारा जब यह पाई जाती है तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होता है। जैसे कि 1930 की जो मंदी थी या रिसेशन था वो इसके एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है कि वहाँ पर जो डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड होने की वजह से मार्केट में रिसेशन की पोजीशन बनी थी। 1930 से पहले लोग क्लासिकल थ्योरी, और यदि क्लासिकल थ्योरी में हम कहें तो जेबीसे के नियम को ज़्यादा स्वीकार करती थी, पर 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई और ऑटोमेटिक रूप से अपने आप स्टेबलाइज नहीं हुई इक्विलिब्रियम, तब उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिला कि डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड उसमें प्रचलित था, जिसको फिर कीन्स ने आधार बनाकर अपनी इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की थ्योरी दी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि ओवर प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है, कि अति उत्पादन भी हो सकता है। इसके अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। यदि हम बात करें एम्पिरिकल एविडेंस अगेंस्ट सेल लॉ, कि यदि अनुभव की बात करें कि सेल लॉ का जो पाया जाता है
वह उसका यदि अनुभवात्मक उदाहरण देने की प्रयास करें या एम्पिरिकल एविडेंस देने का प्रयास करें तो यह पाया नहीं जाता है। मनी इज नॉट न्यूट्रल, कि मनी है वो न्यूट्रल नहीं होती है। मनी का एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यह आगे की जो थ्योरी है, कीन्स ने जो थ्योरी बताई है, इसके अलावा अदर इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरी बताई है उसमें हम बताते हैं कि मनी इज नॉट न्यूट्रल। स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। हम यदि देखें तो यदि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में यदि कोई इंटरवेंशन नहीं होगा तो गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है वह उसको दूर करने में कोई भी रोल नहीं होता है। इसलिए जब हम स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं तो वह गरीबों की सहायता के लिए हम ये देखते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना भी ज़रूरी है। आगे हम बात करें तो सेविंग आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, की जो सेविंग है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट में तब्दील नहीं होता है। जब हम क्लासिकल थ्योरी में बात करते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण जो बात होती है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। यदि हम इसको क्रिटिसाइज करें तो सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं हो पाता, जिस वजह से इनकम या जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो सकता जितना हम क्लासिकल थ्योरी में बात करते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी, ये सेम पॉइंट है। आगे हम बात करें तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे बेस्ड है, जिसमें यदि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ मार्केट्स। जब हमने इसकी एजम्पशंस का अध्ययन किया तो वहाँ पर हमने स्टडी की कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है दोनों ही मार्केट में, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को उन्होंने एजम्पशंस के रूप में लिया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं पाया जाता है, जबकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा सरकार है वो इंटरवेंशन करती है, जिससे गरीब व्यक्ति है या समाज में जिसकी जो ज़रूरत होती है जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर खर्च करने की गवर्नमेंट की हमेशा इच्छा रहती है। इट इज़ स्टेट एज ए लॉन्गर रन tendency, but according to Keynes, in the long run we are all dead। यानी जब लॉ ऑफ स्टेट के बारे में जब हमने स्टडी की तो हमने ये बताया कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है डिसइक्विलिब्रियम स्थापित हो, पर लॉन्ग टर्म में लॉ ऑफ से हमेशा पाया जाता है। तो कीन्स ने ये बताया कि हम लॉन्ग रन में सभी डेड हो जाएंगे या हम सभी मर जाएंगे, तो ऐसा सिद्धांत बनाने की कोई उपयोगिता नहीं है कि वह लॉन्ग टर्म में पाया जाए और शॉर्ट टर्म में पाया नहीं जाए। तो उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म किसने देखा है, तो इसलिए उन्होंने फिर अपना सिद्धांत डेवलप किया। इट प्रेजेंट ए स्टैटिक पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड बाय अज्यूमिंग ए स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इसकी एक पिक्चर हमें दिखाई देती है कि पूरे वर्ल्ड में यह माना गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, जबकि एक्चुअल में वास्तव में नहीं पाया जाता है। इट इज़ ए नॉट प्रैक्टिकल एंड प्रोवाइड्स नो सॉल्यूशन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है उसकी कोई भी प्रैक्टिकली या कोई सॉल्यूशंस वह प्रोवाइड नहीं करवाता है। इस प्रकार से आज हमने लॉ ऑफ स्टेट के बारे में स्टडी की है। आगे हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। इसके लिए आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।